Hello everyone. In this series of current affairs, we are going to complete International Relation page 365 of Vision IS. दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशन की पेज 365 को कंप्लीट कर देंगे। और देखो दोस्तों, मैंने ना ये जो मैगजीन है ना, इसका मैंने शॉर्ट समरी तैयार कर दिया है, शॉर्ट समरी नोट्स तैयार कर दिया आपके लिए, जिससे आपको आसानी होगी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। दैट मीन्स कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने आपके लिए हाई यील्डिंग टॉपिक जो है ना सेपरेट कर दिए हैं और बता दिए हैं कि कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और रिलेवेंट है। और जो फालतू की चीजें हैं ना, वो मैंने यहाँ से कट कर दिया है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, वो मैंने यहाँ से हटा दिया है। दैट मीन्स कि इस वीडियो के अंदर आप जो भी पढ़ने वाले हो, वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और एक बात और, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना आपका, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि उस सब्जेक्ट का ना आपको वेटेज देखना चाहिए, ठीक है? और उसके नीड के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई सब्जेक्ट का टीचर नहीं बनना, ठीक है? कोई सब्जेक्ट का मास्टरी नहीं करनी है आपको। आपको एग्ज़ाम निकालना है दोस्तों, ठीक है? और एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलता अगर आप हर जगह टीचर बनने की कोशिश करोगे। आपको बस यहाँ पर नीड के हिसाब से काम करना है। जो नीड है उसको मतलब फुलफिल कर दो, बस इतना ही करना है आपको। जैसे ही फुलफिल कर दोगे नीड को, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो मैंने लास्ट टाइम पे P365 कवर करवाई थी आर्ट एंड कल्चर की, और उसको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। और हाँ, मैंने आपको उसकी शॉर्ट समरी भी नोट्स प्रोवाइड कर दी थी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको इकोनॉमी की P365, एनवायरनमेंट की और साइंस एंड टेक की कवर करा दी है। आज हम कर रहे हैं आईआर का, ठीक है? और आईआर जो है इंटरनेशनल रिलेशन है। दैट मीन्स कि यहाँ पर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। सो मैंने यहाँ पर देखो 10th वाला बॉक्स करंट अफेयर्स एंड जीके, यहाँ पर देखोगे तो 8 क्वेश्चन का एवरेज है। मतलब 8 क्वेश्चन आने हैं इन टॉपिक से। तो आईआर के अंदर सिर्फ आपको इंटरनेशनल रिलेशन नहीं देखना होता दोस्तों, आपको ना यहाँ पर प्लेसेस इन न्यूज़ ही पढ़ना होता है। और प्लेसेस इन न्यूज़ से दोस्तों आपको पता होगा कि 2 क्वेश्चन तो हर साल यूपीएससी पूछ रही है, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन ये, और 2 क्वेश्चन समझ लो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए, और बाकी 4 क्वेश्चन समझ लो दोस्तों मिसलेनियस टॉपिक से आते हैं, ठीक है? तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी आईआर कवर कराने वाला हूँ, और ये डॉक्यूमेंट ना आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा सारा कुछ। और यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया है कि एग्जाम के लिए आपके क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और यूपीएससी क्या ट्रैप करती है ना? प्रीलिम्स पॉइंट यहीं पे दे दिया है मैंने, ताकि आप भूलो ना और बातों का ध्यान रखो, ठीक है? और शॉर्ट समरी नोट्स भी इसके अंदर और ज़्यादा मतलब क्रिस्प समरी नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है। जैसे कि आप मॉड्यूल 1 कवर कर लोगे ना। अब मैंने एक बात और दोस्तों, मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को ना, ये आपके जो आईआर के डॉक्यूमेंट है ना, अगर आप इसका इंडेक्स देखो ना दोस्तों, तो यहाँ पर उन्होंने ब्रॉडली 5 टॉपिक्स के अंदर इन्होंने डिवाइड करा है। तो मैंने इसका ना आपका मॉड्यूल तैयार कर दिया है, ठीक है? देखोगे आप तो यहाँ पर 5 इन्होंने मेजर टॉपिक्स लिए हैं, जैसे कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, और सेकंड इन्होंने लिया है प्लेसेस इन न्यूज़ का, और थर्ड लिया है बायलैटरल रिलेशंस का, और फोर्थ है इनका अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़, और फिफ्थ है आपका इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो ये सब जो है ना, मैंने आपको मॉड्यूल में ब्रेक करके दे दिया है, ठीक है? मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 एंड 5 के अंदर देखो, मैंने यहाँ पर ऐसे ही मॉड्यूल 1 है, तो यहाँ पर मैंने आपको मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दे दिया है। तो उसका जो फाउंडेशन है दैट मीन्स स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन, दोनों को यहाँ पर मिक्स करके मैंने दे दिया है आपको। और पीवाईक्यू से लिंक भी कर दिया दोस्तों, ठीक है? पीवाईक्यू से लिंक भी कर दिया है। तो हर एक टॉपिक के अंदर मैं आपको प्रीलिम्स ट्रैप के बारे में यहाँ पर मिल जाएगा आपको जानकारी, और क्यों यूपीएससी इसे मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। तो इसे पढ़ना आसान हो जाएगा आपके लिए, और याद रखना भी आसान हो जाएगा। अब जैसे कि आप मॉड्यूल 1 इसे कवर करते हो ना, ठीक है? तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स का टेक अवे भी मिल जाएगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलो, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस डॉक्यूमेंट को ना फुल कवर करते हैं, ठीक है? और एक बात और दोस्तों, देखो, ये जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये भाई साहब हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, हर साल न्यूज़ में रहते हैं। तो आप इसको इतनी बार पढ़ लेते हो ना, इतनी बार पढ़ लेते हो ना, कि ये तो वैसे भी याद हो जाना चाहिए। तो सिर्फ़ आपको करंट अफेयर्स की चीज़ें याद रखनी है, ये बाकी सब तो स्टैटिक का ही पार्ट है, ठीक है?
इवन आप स्टेटिंग पढ़ते भी हो। और ये सब चीजें ना दोस्तों, जैसे यूएन है, कितनी बार पढ़ोगे यूएन के बारे में, हर साल न्यूज में रहता है, ठीक है, हर बार पढ़ते हो आप। तो ये सब चीजें तो भाई याद रहनी चाहिए वैसे भी, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कवर करेंगे एक एक चीज, और कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे कवर करते हैं। और एक बात और, देखो ये पेज 65 आपका जो है 78 पेजेस के अंदर उन्होंने दिया है, और मैंने यहाँ पर आपको इसको मतलब सोर्स समरी नोट्स के अंदर कवर कर दिया है जस्ट 50 पेजेस के अंदर, ठीक है। और ये 50 पेजेस नहीं है, ये स्लाइड्स है, ठीक है, वो A4 साइज के पेजेस हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट है। और ये जो मैंने आपका नोट्स तैयार करके दिया है, ये 50 स्लाइड्स के अंदर नोट्स तैयार करके देनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलो, तो इन स्लाइड से ही पूरा जो है आयर का आपका इंटरनेशनल लेसन कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लीट करेंगे। सो ये हाई इल्ड टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। पीवाईक्यू के अंदर देखोगे तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कैसा आ सकता है, ठीक है, मैच द ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, और यहाँ पर मैंडेट देगा कि मैंडेट बताओ कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पढ़ना भी इसी तरीके से है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये बात बताई गई है आपको। हेडक्वार्टर पूछ लेगा कहाँ पर है, मेंबरशिप के बारे में पूछ लेगा कौन इसका मेंबर है या नहीं, ठीक है। रिपोर्ट्स पूछ लेगा तो बताओ इनमें से ऑर्गेनाइजेशन की किसकी रिपोर्ट, कौन ये रिपोर्ट्स निकालता है, ठीक है। रिसेंट रिफॉर्म्स पूछ लेगा, सबमिट्स पूछ लेगा, डिक्लेरेशन के बारे में पूछ लेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कभी भी अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो। तो यूएन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, और ये आपको पता है कि हर एक बच्चा पढ़ता है इसके बारे में, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो कि आपका स्टेब्लिश हुआ था ये कब, तो ये 1945 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब डेट बिल्कुल याद नहीं रखना कि 24 अक्टूबर का ही हुआ था, बस ये याद रखो 1945 में हुआ था। अभी यहाँ पर आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे 193 कंट्रीज। ऑब्जेक्टिव क्या लेकर ये मतलब स्टेब्लिश हुआ था, तो मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को, ठीक है। तो इंटरनेशनल पीस बना के रखना है और सिक्योरिटी रहे मतलब हर कंट्री की, और प्रमोट करें हम फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, बिटवीन द कंट्रीज, और अचीव करें इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, और हार्मोनाइज कर पाए एक्शंस ऑफ नेशंस को। हाँ, प्रीलिम्स का ट्रैप बन सकता है कि यूएन जो है ना, ध्यान रखना है, कोई भी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट कि मतलब सारी कंट्री मिलकर आए 193 और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी, है ना। ये वर्क करती है एज सोवरेन इक्वालिटी, ठीक है, सोवरेन प्रिंसिपल के ऊपर, मतलब हर किसी का अपना अपना राइट है, ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है, अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूएन। अब है इनके इनिशिएटिव के ऊपर, ठीक है। तो यूएन 80 इनिशिएटिव आया है, निकाला इन्होंने यूएन वालों ने। अब ये यूएन 80 क्या है, तो ये इन्होंने लॉन्च किया है मार्च 2025 के अंदर, क्योंकि 80 ईयर्स हो चुके हैं यूएन को स्टेब्लिश हुए, ठीक है। 1945 में स्टेब्लिश हुआ था ना, तो 2025 आ गया, तो 80 ईयर्स हो गए, और इसलिए भी ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो उन्होंने यूएन 80 इनिशिएटिव के अंदर एक रिफॉर्म या बोल सकते हो रीस्टेशन इनिशिएटिव लेकर आए, जिसके अंदर उन्होंने 3 कोर वर्क स्ट्रीम्स के बारे में बताया। फर्स्ट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि भैया ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेकर आओ, ठीक है, कि मतलब ऑपरेशनली जो है उसके अंदर हम एफिशिएंसी लेकर आए, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, ये बोल रहे हैं कि रिड्यूस करेंगे हम डुप्लीकेशन को। देखो दोस्तों, क्वेश्चन जो है ना, इस तरीके से नहीं आएगा क्वेश्चन, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यूएन 80 है क्या। तो यूएन 80 आपको पता चल गया, एक इनिशिएटिव है यूएन का, ठीक है, आफ्टर मार्क्स 80 ईयर्स ऑफ द यूएन, एक रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब ये इसके अंदर करेंगे क्या, ये सब कभी यूपीएससी नहीं पूछने वाला, कभी नहीं पूछने वाला। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, लेकिन प्री के लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये, कभी भी। और देखो जो न्यू बच्चे हैं ना, ठीक है, जो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो इन्हें पढ़ने में और इन्हें याद करने में अपना समय बर्बाद कर लेंगे, ठीक है, इन्हें याद करने में इन तीनों को, ठीक है, और इसको पढ़ते रहेंगे और समय बर्बाद कर लेंगे। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, मैं प्री के लिए तो है ही नहीं, तो क्यों याद कर रहे हो इसे भी। बस समझ लो कि हाँ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेकर आएंगे, रिड्यूस करेंगे डुप्लीकेशन को, बेटर कोऑर्डिनेशन लाएंगे अमंग द यूएन बॉडीज। मैंडेट रिव्यू क्या है, तो मेनी यूएन मैंडेट्स आर आउटडेटेड, जो यूएन के मैंडेट्स हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। रिव्यू करेंगे रिलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस को, स्ट्रक्चर रीअलाइनमेंट लेकर आएंगे, एडजस्ट करेंगे प्रोग्राम्स टू मॉडर्न चैलेंजेस को देखते हुए,
जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पेंडेमिक्स हो गया, एआई हो गया, साइबर थ्रेट्स आ गए, ठीक है? ये सब चीज़ें। तो यूपीएससी को क्यों इम्पोर्टेंट है भैया इन सब चीज़ से? तो भैया ये फ्यूचर यूएन रिफॉर्म्स हैं, ठीक है? जो बता रहा है यूएनएटी, और इंडिया सपोर्ट करता है यूएन रिफॉर्म्स को, ठीक है? स्ट्रेंथन द इंडिया यूएनएससी क्लेम, ठीक है? क्योंकि हम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। तो अगर आप भाई साहब इसके अंदर चेंजेस लेकर आओगे तो हम तो साथ देंगे ही आपका, ठीक है? तो यूएनएटी में आपको ये ध्यान रखना है, एक इनिशिएटिव है रिफॉर्म का या रीस्ट्रक्चरिंग का, इसके अंदर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी में ये सब चीजें लेकर आना चाहते हैं यूएन के अंदर, यूएन के कामों के अंदर। आप देखो दोस्तों, अब हम यूएन का ना जनरल असेंबली के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, नाम से चल रहा है ये जनरल असेंबली है। जनरल है दैट मीन्स कि जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं, कंट्री मेंबर्स हैं, वो सब इसके पार्ट होंगे, ठीक है? और यहाँ पर वन कंट्री का वन वोट होगा, सॉरी, ठीक है? वन कंट्री वन वोट। और ये मेन डेलिब्रेटिव बॉडी है क्योंकि इसके ना सभी मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर डिसीजन कैसे लिया जाएगा? तो मेजोरिटी से लिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना भाई, यूएन जनरल असेंबली है, तो जनरल चीजें हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ भी बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, ठीक है? प्रीलिम्स पॉइंट क्या है? तो यूएन जीए जो रेजोल्यूशन होते हैं ये नॉट लीगली बाइंडिंग होते हैं। ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, और ये सबको पता भी होता है क्योंकि आप इस स्टेटिंग में पढ़ते हो। इतना ये टफ चीजें नहीं है, ठीक है? और एक बात और, पैलेस्टीन को ना परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मान लिया है, दे दिया गया है। ध्यान रखना, यूएन के अंदर परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब यूएन का जो सेकंड काउंसिल होती है, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है? इसके अंदर सिर्फ 15 मेंबर्स होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट, ठीक है? 10 होते हैं नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट, मतलब परमानेंट है। अब ये परमानेंट ही रहेंगे, जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। और जो परमानेंट होते हैं इनको P5 कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है? और इनके पास ना वीटो पावर भी होती है, ठीक है? बाकी जो नॉन परमानेंट है इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती, ठीक है? तो इंडिया भी इसका पार्ट बनना चाहता है P5 का, ताकि हमें भी वीटो पावर मिल जाए। तो नॉन परमानेंट का जो इलेक्शन होता है इसके अंदर मतलब इलेक्टेड होके आते हैं मेंबर्स, ठीक है? कंट्री बोल सकते हो आप। तो उनका 2 ईयर का टर्म होता है और यहाँ पर 10 होते हैं। ध्यान रखना कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो भी पावर है ना, मतलब जो भी रेजोल्यूशन ये पास करेंगे ये बाइंडिंग होगा, इसी का ध्यान रखना। ये सैंक्शंस भी लगा सकते हैं किसी कंट्री के ऊपर, और पीस कीपिंग मैंडेट देते हैं ये, इस चीज का ध्यान रखना। यूएनएससी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, हमने यूएनजी भी पढ़ लिया, यूएनएससी पढ़ लिया, और इनकी फीचर्स ही पढ़ लिया, मतलब फीचर समझ लो या फिर काम समझ लो, ठीक है? ये भी हमने समझ लिया जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। अब यूएनएससी के रिफॉर्म समझते हैं, है ना? क्योंकि भाई देखा जाए तो भैया यूएन को बने हुए ही 80 साल हो चुके हैं। सब बोल रहे हैं ये बात, खुद ही बोल रहा है ये। तो 1945 का जो है जियो पॉलिटिक्स थी उस टाइम पे, और अब में जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है? इवन चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं। और एक बात और भाई साहब, जो 80 साल पहले कंट्री थी और जो अब कंट्री है, ठीक है, उनके स्टेटस में ही फर्क आया है, ठीक है? इंडिया पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इंडिया के अंदर है। तो यूएन के अंदर जो यूएनएससी है उसका भाई साहब हम क्यों नहीं है परमानेंट मेंबर P5 के अंदर? भाई यूके जैसे कंट्री है ये, ठीक है, और फ्रांस जैसी कंट्री है, ठीक है, बट इनसे क्यों नहीं है जबकि इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, न्यूक्लियर पावर भी है इंडिया। इंडिया इंडिया का अगर आप देखो तो इंडिया भाई साहब एग्रेसिव, या फिर बोल सकते हो एग्रेसिव कंट्री भी नहीं है, ठीक है? तो इंडिया को भाई परमानेंट सीट तो मिलनी ही चाहिए। और इंडिया की इकोनॉमी भी भाई साहब ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है? वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की, तो क्यों नहीं है, ठीक है? तो इसलिए रिफॉर्म लाने की बहुत जरूरत है। हम सारे डिमांड उठा रहे हैं, ये सारी कंट्री जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ठीक है, ये सारे जो है ना अनरिप्रेजेंटेड हैं, तो ये सब डिमांड उठा रहे हैं भैया कि यूएन के अंदर रिफॉर्म लाया जाए। अब इसके लिए ग्रुप बनाया है उन्होंने, की ग्रुप्स, जैसे G4 के अंदर है इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, और ये डिमांड कर रहे हैं परमानेंट सीट की, ठीक है? और अफ्रीकन की भी कंट्रीज की भी हैं, जैसे C10, जैसे अफ्रीका वांट्स 2 परमानेंट और 5
नॉन परमानेंट सीट्स, क्योंकि देखो दोस्तों, नॉन परमानेंट साइट्स के अंदर में ना डिवाइड होता है कि एशिया से दो नॉन परमानेंट बनेंगे, दो अफ्रीका से बनेंगे, या फिर तीन बनेंगे अफ्रीका से, तीन अफ्रीका से, है ना। यूरोप से कितने बनेंगे, है ना। ये सब चीजें डिसाइडेड होती पहले से ही। मतलब जो 10 के अंदर 10 सीट दे रखे हैं नॉन परमानेंट को, उसमें भी ये डिसाइड होता है कि कौन से कॉन्टिनेंट से कितने सीट आएंगे। और एक बात और, एक ग्रुप और बनाए, यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस, इसको बोल सकते हैं हम कॉफी क्लब, जो कि अपोज करता है न्यू परमानेंट सीट्स को। अब एक बात बताओ, ये कॉफी क्लब के अंदर कौन होगा? इनके पड़ोसी कंट्रीज ही तो होंगी जो अपोज करेंगे कि भैया इनको परमानेंट सीट ना मिल जाए। हम्म तो प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए आपको ध्यान रखना है कि यूएनएससी के रिफॉर्म को चाहिए, यूएनएससी के रिफॉर्म को चाहिए क्या, 2/3 तो चाहिए यूएनजे का अप्रूवल। ठीक है, मतलब जनरल असेंबली से 2/3 मेंबर जो हैं अप्रूवल दे दे कि हाँ भाई हम चाहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चेंजेस लाना। और जितनी भी P5 कंट्रीज है ना, ठीक है, परमानेंट 5, ये इनका रेटिफिकेशन भी चाहिए। और यहीं पे वीटो मार देता है चाइना इंडिया के लिए। ठीक है, चाइना मार देता है इंडिया के लिए कि इंडिया को परमानेंट सीट नहीं दिलवाना चाहते हम। ठीक है, तो यही सब प्रॉब्लम है चाइना, ठीक है, इंडिया के लिए यहाँ पर। अब यहाँ आते हैं हम भाई इसी के ही ऑर्गन के ऊपर, यूएन के। और एक ऑर्गन का ये भी है कि भैया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम इकोनॉमिक और सोशल की चीजों के बारे में बात करेंगे स्पेशली। ठीक है, तो इसको इकोसोक भी बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट करते हैं इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल वर्क को। और ये वर्क करते हैं किन किन के साथ? WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के साथ, यूनिसेफ के साथ, ILO के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ। करंटली अगर देखोगे, इंडिया इलेक्टेड फॉर 2026 टू 2028 टर्म, इसके अंदर यूएन यूएन सोक के उधर इकोसोक के अंदर, सॉरी। ठीक है, और ये मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर ही पढ़ाया था। अब आते हैं हम यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा के अंदर है। ये इम्पोर्टेंट याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर है। और इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं? 47। ठीक है, बोल देगा 100 मेंबर से, नहीं, ध्यान रखना। टर्म यहाँ पर जो भी मेंबर बनेगा उसका 3 इयर्स का होता है। और इलेक्शन को, मतलब इलेक्शन कौन करेगा, मतलब इसका, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन हो, सॉरी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर कौन आएगा? तो ये UNJ करेगा। ठीक है, और इंडिया इलेक्ट हुआ है 2026 के, मतलब हमारा जो पीरियड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब इंडिया का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ये 2026 से लेकर 28 तक इनका मेंबर रहेंगे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर। और एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर बोल देगा कि भैया UNHRC, ठीक है, कि UNJ का ह्यूमन राइट्स कमेटी होती है, नहीं, ये रॉन्ग है, ये अलग होती है, ये अलग होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा नॉट इक्वल। ठीक है, चलो अब आते हैं यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस के ऊपर। अब पीस कीपिंग ऑपरेशन के ऊपर ना, मतलब समझ लो 3 ईयर से न्यूज में है ये चीजें। ठीक है, और इंडिया का रोल बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इसलिए ये न्यूज में रहती है बातें। ठीक है, तो इंडिया का रोल क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप हम कंट्रीब्यूट करते हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली, दैट इज ग्लोबल ट्रेनिंग हब बना रखा हमने इसका, और इसका नाम होगा CUNPK। ठीक है, और फर्स्ट ओल्ड वुमेन पुलिस कंटिजेंट जो है हमने कहाँ दी है? मतलब लाइबेरिया के अंदर हमने इसको उतारी है, ओल्ड वुमेन पुलिस कंटिजेंट, फर्स्ट, ध्यान रखना। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान रखना है? पीस कीपर्स आर डिप्लॉयड ओनली विथ होस्ट कंट्री कंसेंट। ठीक है, मतलब जहां भी हमारे जो ये जवान जाएंगे, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स आएगी, उनका कंसेंट पहले जरूरी होगा, तभी जा पाएगी, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं UNHRC, ओ सॉरी, UNHRC बोल रहा हूँ, UNSCR एंड ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो भाई पता चल रहा है कि भाई ये किस लिए होंगे। ठीक है, SCR, तो इनका मैंडेट होता है रेफ्यूजीज, है ना, और होम असाइलम सीकर्स और स्टेटलेस पर्सन्स को जो है उनके राइट्स के लिए बातें करना, या फिर बोल लो उनके लिए काम करना। ठीक है, जो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ जिनका, ठीक है, तो यहाँ पर उनकी यहाँ पर बात है, मतलब समझ लो इसलिए यहाँ पर रेजोल्यूशन पास करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करो, फलाना ढिमकाना। ठीक है,
तो ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट्स क्या है? तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है ड्यू टू वॉर, क्लाइमेट चेंज, या बोल सकते हो प्रोसिक्यूशन हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि भैया ऐसी क्राइसिस आपको म्यांमार के अंदर, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, और इवन इसराइल का जो वॉर चल रही है गाजा के साथ, तो वहां पे देखने को मिल रहा होगा आपको, है ना। तो ये सब काम इनका होता है, ये सब बातों को ध्यान दिलवाना वर्ल्ड को, ये होता है यूएनएचसीआर का काम। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो है काम करते हैं। ठीक है, और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं इनका? तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज, इन्होंने ही कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन इन नॉन बाइंडिंग होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, अगर इसका डॉक्यूमेंट का ना फुल यूटिलाइज करना है ना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको साथ साथ में यहाँ भी देखते जाना। ठीक है, तो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज पढ़ रहे थे ना अभी हम, तो इसका साथ साथ में ये भी पढ़ते जाना कि हमने ये सब पढ़ा है, तो आपको कितनी बातें याद आ रही हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के ऊपर। ठीक है, अब ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन आपको पता है किसे कहते हैं हम? आईएमएफ को कहते हैं, और दूसरे क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप को कहते हैं। तो आईएमएफ का काम, ये सब आप पीटी 65 ऑफ इकोनॉमी के अंदर ही पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड का न्यूज है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का न्यूज है, तो यहाँ भी पढ़ना है। तो ये तो याद हो ही जाना चाहिए दोस्तों। स्टेब्लिश कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1945 में यूएन हुआ है, उससे एक साल पहले 1944 में, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स के अंदर। फंक्शन क्या थे इनके? तो फंक्शन मतलब है क्या? तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी करना, ठीक है, ये सब काम एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट, जैसे कि 1991 में इंडिया के अंदर हो गई थी बैलेंस बीओपी क्राइसिस हो गई थी, तो भाई हमने आईएमएफ से ही लोन लिया था, पैकेज लिया था। ठीक है, तो उसको ही सपोर्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक सर्विलेंस करते हैं कंट्री का कि क्या चल रहा है, ठीक है, कितना इनका लोन हो गया है, मतलब बोरिंग हो गई है, कैसी इकोनॉमी है वगैरह, है ना। आईएमएफ लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, मतलब यूपीएससी में आ भी रखे 2-3 बार क्वेश्चन, तो ये याद ही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, जैसे कि जीआरए, ठीक है, जनरल लैंडिंग होती है इसके अंदर पर्पज। और ईआरएफ क्या आता है? ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं इसके अंदर। आरसी इमरजेंसी सपोर्ट करते हैं इसके अंदर। पीआरजीटी ये लो इनकम कंट्रीज के लिए होता है। और आरएसटी क्लाइमेट एंड पेंडेमिक रेजिलियंस के लिए होता है। अब इसकी फुल फॉर्म कहाँ से देखोगे आप दोस्तों? तो उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर देखोगे आप, और क्या, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ देखोगे आप। अ, देखो ये सब तो मैंने आपको पढ़ा दिया। पीस कीपिंग 12 है ना। आईएमएफ, अभी हो जाओ, ये रहा आईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जैसे कि एसडीआर का होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, पीवाईक्यू है। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। ठीक है, तो ये रहा जो मैं आपको बता रहा था कि इनकी फुल फॉर्म कहाँ देखोगे, जैसे आरएसटी, पीआरजीटी और जीआरए क्या होता है। ठीक है, तो जनरल रिसोर्स काउंट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट किसके लिए होता है, ये इन्होंने यहाँ दे रखा है। तो इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया आपको, क्योंकि आपको याद ही इतना ही रखना है कि ये किस चीज के लिए होता है। करंट इशू क्या है? इंडिया ने रेस करा कंसर्न ओवर आईएमएफ लोन्स टू पाकिस्तान। क्योंकि भैया पाकिस्तान को आईएमएफ लोन तो दे रही है, लेकिन किस बेसिस पे दे रही है? क्योंकि भैया ये जो लोन का जो पैसा जाता है ना पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर होता है घपलाबाजी। ठीक है, ये टेरर फंडिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया टेरर फंडिंग? वर्ल्ड बैंक ग्रुप, आप देखो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये सब जो है ना, बहुत ज्यादा स्टेटिक का ही पार्ट है। यहाँ पर कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और ये आईबीआरडी पार्ट होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, आईडीआईएफसी, इनका काम क्या होता है ये तो आप सबको पता है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक इज इक्वल्स टू आईएमएफ, मतलब इनके काम एक जैसे होते हैं नहीं भैया, डिफरेंट मैंडेट्स है, दोनों के अलग अलग काम होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। हम्म, अब थर्ड में हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दैट इज हम ग्लोबल ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डब्ल्यूटीओ का फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट आया है, जिसके अंदर बात करी गई है कि ये फर्स्ट एनवायरमेंट फोकस डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट है। मतलब फर्स्ट एनवायरमेंटल फोकस डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि फर्स्ट
एनवायरमेंटल फोकस करा गया है इसके अंदर, ठीक है। और ये प्रोहिबिट करता है सब्सिडीज फॉर आईयूयू फिशिंग के लिए और ओवर फिश्ड स्टॉक्स के लिए। अब ये आईयूयू फिशिंग क्या होती है, यही चीज़ें तो आपको साथ साथ चेक करते जानी है डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, मेरा काम था आपका कि जितनी जल्दी से रिवीजन हो जाए, ठीक है, जितनी जल्दी से आपका ये पीटी 65 रिवीजन हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, ये पीटी 65 75 पेजेस की है ना, अभी तो अपडेटेड वाली भी आएगी। जब आप इतना कुछ पढ़ोगे ना तो याद नहीं रहता, और मेरा काम है कि भाई जो इम्पोर्टेंट है ना वो आप कम से कम याद कर लो, और याद रख पाओगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। जब याद ही नहीं रहेगा ना तो नहीं कर पाओगे एग्जाम में, फिर आप पैनिक में आ सकते हो। इसलिए जो है ना, मैंने यहाँ पर उसको समराइज करा गया है चीज़ों को, है ना। और समरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, तभी आप याद कर पाते हो। अब इतना सारा कुछ कैसे याद करोगे बताना, इतना सारा कुछ कैसे याद करोगे, और सब कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के लिए, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड सब्सिडीज, दैट इज जो जो सब्सिडी इलीगल चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड चीज़ों को कर रहे हैं फिशिंग, तो उसको प्रोहिबिट करा गया है, ठीक है। तो आईयूयू यही है, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड, ठीक है। चलो, तो इन सब्सिडीज को हम क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे, और ओवरफिश स्टॉक्स के लिए भी। इंडिया का स्टैंड क्या है, ठीक है। तो इंडिया चाहता है कि प्रोटेक्ट करें स्मॉल एंड ट्रेडिशनल फिशरमैन को हम, और डिमांड करें स्ट्रॉन्गर स्पेशल एंड डिफरेंस ट्रीटमेंट। क्योंकि देखो दोस्तों, ये अभी ये रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्मॉल फिशरमैन है, ठीक है, ट्रेडिशनल फिशरमैन है। अब वो कैसे रिपोर्ट करेंगे कि भैया हमने कितनी फिशिंग करी कितनी नहीं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया का स्टैंड है कि हम स्ट्रॉन्गर और स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट चाहते हैं, कहाँ से, डब्ल्यूटीओ से, ठीक है। किसके बारे में, तो फिशरी सब्सिडीज के एग्रीमेंट के बारे में। चलो, अब आते हैं रीजनल एंड प्लूरिलेटरल ग्रुपिंग्स के बारे में, जैसे कि एससीओ, ठीक है, ये एक रीजनल ग्रुप है, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपको मेंबर मिलेंगे चाइना, याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। रीजनल हुए नहीं हुए, चाइना बॉर्डर कंट्री, इंडिया बॉर्डर कंट्री, पाकिस्तान बॉर्डर कंट्री, बस एक ईरान है शायद बॉर्डर से नहीं करता चाइना के साथ, ठीक है। तो शायद क्या करता ही नहीं है, लेकिन ईरान यहाँ पर मेंबर है, ठीक है। और फोकस क्या है, तो सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी, ये तीन चीज़ें हमें करनी है इसके अंदर, इस ग्रुपिंग के अंदर। सिक्योरिटी देखना है, काउंटर टेररिज्म करना है, और कनेक्टिविटी बढ़ानी है। अभी कहाँ कहाँ से मीट हुआ है 2025 के अंदर एससीओ का, तो तियानजिन से मीट हुआ है ना। और यहाँ पर एंटी ड्रग कॉपरेशन की बात करी गई है, और इंडिया का सिविलाइजेशन एंड विजन एक्नोलेज करा गया है यहाँ पर। अब आते हैं ब्रिक्स के ऊपर। ब्रिक्स भी हर साल न्यूज में रहता है दोस्तों, तो ब्रिक्स के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मेंबर्स कंट्री बहुत ध्यान से पढ़नी है, इस बार आ सकता है क्योंकि मेंबर्स बढ़े हैं ब्रिक्स के, ठीक है। पहले तो ये पाँच ही थे, ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये सारे के सारे फाउंडेशन थे, ठीक है। अब आपको पता है कौन कौन बढ़ा है, ठीक है। जैसे कि न्यू मेंबर्स यहाँ पर बढ़ाए गए हैं ना। तो न्यू न्यू मेंबर्स आपको याद रखने हैं दोस्तों, ये न्यू मेंबर्स याद रखने हैं। जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह अगर बढ़ा है, नहीं बढ़ा, ठीक है, यूएई बढ़ा है या नहीं बढ़ा, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो फोकस क्या है ब्रिक्स का, तो ग्लोबल साउथ, डेवलपमेंट करना है फिनांस का, मतलब फिनेंशियल डेवलपमेंट करना है, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन चाहते हैं हम। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी ब्रिक्स चलाती है, आपको पता है, ठीक है, ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं इसको। और अल्जीरिया को एडमिट करा गया है एज अ मेंबर, ठीक है, अल्जीरिया को एडमिट किया गया है एज अ मेंबर इन न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर। जी सेवन ग्रुपिंग के बारे में पता होगा, डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है, एडवांस इकोनॉमिक का फोरम है। तो रिसेंट इनका फोकस है एआई गवर्नेंस के ऊपर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जैसा कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूएसए लेड है पीजीआईआई, ठीक है, पीजीआई का फॉर्म देख लेना एक बार, पता नहीं किस नाम से देते हैं ये। क्वाड क्वाड ग्रुपिंग आपको पता ही होगा, रीजनल है, और इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर्स हैं। ये ध्यान रखना, अगर कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये मिलिट्री ग्रुप नहीं है, बस इसका फोकस है इंडो पैसिफिक को फ्री
एंड फ्री समझ लो और फेयर यूज़ करना, ठीक है, ओशन को, मेरी टाइम सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को बूस्ट करना, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें। और अदर इम्पोर्टेंट बॉडीज जैसे आईईए दे रखा है, ठीक है, वो एटॉमिक वाला, तो इनका काम है न्यूक्लियर सेफ गार्ड्स, आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट, क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है ना, हाँ, तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इसका काम होता है, आईएलओ का लेबर स्टैंडर्ड्स का काम होता है, यूनेस्को का तो आपको पता है कल्चर और एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो हमारा मॉड्यूल 1 जो है कंप्लीट हो गया, इसके अंदर आपने मैंडेट्स वगैरह, रिसेंट समिट्स ये सब पढ़ लिए हैं, इंडिया का मेंबरशिप है ना, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब देखो दोस्तों, और भी ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है आपका मॉड्यूल 2, प्लेसेस इन न्यूज। यहाँ से भैया 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं यूपीएससी के अंदर, तो ये पढ़ना ही होता है, अच्छे से पढ़ना होता है। तो जो भी प्लेसेस इन न्यूज हैं, ठीक है, कन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। जैसे म्यांमार के अंदर रखाइन स्टेट, ठीक है, क्योंकि रोहिंग्या का इशू आ रहा है, मैं आपको अभी बता भी रहा था कि भैया रोहिंग्यास को यहाँ से डिस्प्लेस करा गया है। तो म्यांमार कहाँ मिलेगा आपको, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा। बॉर्डर कंट्री कौन कौन है, तो इंडिया और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर बॉर्डर से करती हैं म्यांमार के साथ। बांग्लादेश भी करता है, चाइना भी करता है, थाईलैंड भी करता है और लाओस भी करता है, ये याद रखना होगा, थाईलैंड और लाओस भी करता है। मैपिंग में कराऊंगा आपको, डोंट वरी, है ना। रखाइन स्टेट लाई करता है कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ म्यांमार, ठीक है, और बॉर्डर करता है बांग्लादेश के साथ। और यहीं पे ही जो है रखाइन स्टेट के पास में ही, देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर रेफ्यूजीज क्राइसिस हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, रोहिंग्या बोल सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिन्यूड हुआ है वायलेंस इन रखाइन के अंदर, मतलब वायलेंस अगेंस्ट दोबारा से स्टार्ट हो गया है रखाइन में। रोहिंग्या रिफ्यूजीज फ्लिंग टू बांग्लादेश, बांग्लादेश में जा रही हैं क्योंकि इनके साथ वायलेंस हो रहा है म्यांमार के अंदर। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आफ्टर मिलिट्री कू इन 2021, और पता है ना 2021 के अंदर म्यांमार के अंदर कू आया है। कू हुआ मतलब वहां से पॉलिटिकल लिटरेसी हटा दी गई है और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो गेटवे बिटवीन द साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, किसका, म्यांमार, ठीक है। अगर इंडिया कनेक्ट करता है म्यांमार से, बॉर्डर से करता है, तो यही रास्ता देगा साउथ एशिया का और साउथ ईस्ट एशिया का, कौन, म्यांमार। और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है। हाँ, म्यांमार के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो म्यांमार से पास होती है। यूपीएससी प्रीलिम्स एंगल, रोहिंग्याज आर स्टेटलेस पीपल, ये ठीक है, नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द रिफ्यूजी लॉ, इंडिया नॉट सिग्नेटरी टू 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इंडिया रिफ्यूजी नहीं है, याद रखना, नॉट प्रोटेक्टेड अंडर इंडिया रिफ्यूजी लॉ, क्योंकि इंडिया कोई सिग्नेटरी नहीं है 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन का, ठीक है। और रखाइन बॉर्डर्स कहाँ, मतलब किसी के साथ बॉर्डर से करता है, तो बे ऑफ बंगाल के साथ करता है, ये ध्यान रखना। बे ऑफ बंगाल आपको पता है ना, बे है, बे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ओशिया मतलब महाराष्ट्र समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर। सूडान, सूडान के अंदर ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है हर साल, दारफुर और खार्तूम, ठीक है। तो दारफुर और खार्तूम कहाँ मिलेगा आपको, सूडान के अंदर मिलेगा, ये याद रख लो बिल्कुल। लोकेशन क्या है इनकी, तो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। बॉर्डर कंट्री कौन सी है इसकी, सूडान की, तो इजिप्ट, लीबिया, चैड, साउथ सूडान और इथियोपिया। मैप देखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। वैसे मैं आपको विजन आईएएस का ना प्लेसेस इन न्यूज़ का अलग से डॉक्यूमेंट आता है, उसके अंदर मैं पूरा डॉक्यूमेंट आपको कवर करवा दूंगा, डोंट वरी। रेड सी के साथ जो है इसकी कोस्ट लाइन भी आती है, ठीक है, सूडान की, ये ध्यान रखना, इसलिए स्ट्रेटेजिक भी है। न्यूज़ में क्यों है, सिविल वॉर चल रहा है किसके बीच में, सूडानीज आर्मी फोर्सेस के बीच में और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ये कौन है और क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि दारफुर कहाँ है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है यहाँ पर, रिफ्यूजी कैंप मिलेगा यहाँ पर जमसम और अब्बू शौक, ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछे गए हैं ऐसे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये रेड सी ट्रेड से क्लोज करते हैं, क्लोज है।
हाँ, इम्पैक्ट्स माइग्रेशन का जो है ना यूरोप पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ से लोग फिर माइग्रेट होकर यूरोप जाना चाहते हैं। और एयू एंड यूएन पीस एफर्ट्स क्या है, ये यहाँ पर मतलब है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन और यूनाइटेड नेशन की जो यूनियन है, पीस एफर्ट्स चाहते हैं यहाँ पर हो। यूपीएससी प्रीलिम्स एंगल, दारफुर जिनोसाइड हिस्ट्री है यहाँ पर पूरी, है ना। और ये क्या है, फ्रॉम जंजावीड मिलिशियास, ये याद रखनी जरूरत है ऐसे। और एक बात और, सूडान और साउथ सूडान अलग दो कंट्री हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। यूक्रेन, भाई हर साल न्यूज़ में है जब से यहाँ पर वॉर स्टार्ट हुई है, तो इनका यहाँ पर डोंस्टक और कैंच स्टेट आपको याद रखना है, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप में है कौन, यूक्रेन। बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, बेलारूस के साथ, पोलैंड के साथ, और ये ब्लैक सी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है कौन, यूक्रेन। न्यूज़ में क्यों है, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी ऑनगोइंग है। और अटैक कर रहा है कौन, रशिया, डोंस्टेक रीजन में यूक्रेन के। और केर्च केर्च स्ट्रेट ब्रिज का इंसिडेंट भी आपको पता होगा, केज स्ट्रेट ब्रिज को भी अटैक करा जा रहा है ना, तो ये भी न्यूज़ में है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, पे ग्रेन एक्सपोर्ट होता है ब्लैक सी से, आपको पता है। वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है यूक्रेन को, है ना, तो ग्रेन यहीं से एक्सपोर्ट होता है। एनर्जी पाइपलाइंस भी है यहाँ पर, नेटो रशिया का टेंशन है, ठीक है। ये और एक बात और, यूक्रेन अभी तक नेटो का पार्ट नहीं बना, ये ध्यान रखना। तो केन स्टेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ एजोब से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक सी को सी ऑफ एजोब से, इसका मैप देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ, चलो। देखो, इन्होंने भी नहीं दिखाया सी ऑफ एजोब, ठीक है, इन्होंने भी नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, मैं आपको कराऊंगा। तो यूक्रेन इज नोट अ नेटो मेंबर, ये भी ध्यान रखना है, यूक्रेन नेटो मेंबर नहीं है। और आईसीजे एंड आईसीसी केसेस रिलेटेड है वॉर क्राइम से, इससे हमें आपको ये ध्यान रखना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड अलग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग है, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर भी ध्यान रखने कहाँ पर है, ठीक है। साउथ चाइना से, यहाँ भी न्यूज़ में है, किसकी वजह से, तो एक रिफ है, अब इसका रिफ का तो प्रोनाउंसिएशन कर लेना कौन क्या है ये, और स्पार्टली आइलैंड की, आइलैंड की वजह से, ठीक है, स्पार्टली आइलैंड्स की वजह से, ठीक है। तो बिटवीन चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ये पड़ेगा साउथ चाइना सी, ठीक है, इनके बीच में है। चाइना फिलीपींस का स्टैंड ऑफ चल रहा है, आपको पता है, ओशन के अंदर यूज ऑफ वाटर कैनन्स नियर द रीफ्स, वाटर कैनन्स का यूज करा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, मतलब शिप के ऊपर, है ना, शिप चलती है ना इनकी ओशन के अंदर, मिलिट्री शिप्स। आइलैंड मिलिटराइजेशन हो रहा है आइलैंड्स का, जिसकी वजह से भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है साउथ चाइना सी की, क्यों, 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड यहीं से निकलता है। रिच है हाइड्रोकार्बन्स में, फिशरीज में। यूएन क्लोज का डिस्प्यूट्स भी है, क्योंकि इसको चाइना नहीं मानता। यूपीएससी प्रीलिम्स एंगल, चाइना 9 डेज लाइन, अभी 9 डेज लाइन क्या है चाइना की, तो ये बोलता है यहाँ से लाइन 9 डेज लाइन निकलती है चाइना की, ठीक है, इमेजनरी लाइन है, और यहाँ तक का जो जो भी पार्ट में आएगा इसके अंदर, वो चाइना की टेरिटरी कहलाएगी, ये चाइना का कहना है। 2016 पीसीए रूलिंग रिजेक्टेड चाइना क्लेम्स, ठीक है। और आर्टिफिशियल आइलैंड्स इज नॉट इक्वल टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन राइट्स, इसका भी ध्यान रखना। ताइवान स्टेट भी न्यूज़ में है, ठीक है, क्योंकि ताइवान स्टेट्स जो है सेपरेट करता है ताइवान को मेनलैंड चाइना से, और ये कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना से को साउथ चाइना से। और क्यों न्यूज़ में है, तो चाइना का जो स्टेट है, स्टेट थंडर, यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स कराए गए हैं चाइना के द्वारा, ठीक है। तो चाइना की जगह चाइना के द्वारा यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स कराए गए हैं स्टेट थंडर के नाम से, ठीक है। और ये इंक्रीज करता है एयर एंड नेवल इनकर्जन को, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन
बिल्कुल सही बात है, ताइवान एक्सपोर्ट करता है, सेमीकंडक्टर का एक वर्ल्ड प्रोड्यूसर है। फिर मैन्युफैक्चरर बोल सकते हो आप इसको। तो मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट है ये ताइवान स्टेट से। यूपीएससी एंगल, ताइवान इज क्लेम्ड बाय चाइना अंडर द वन चाइना पॉलिसी। ये आपको याद रखना है और आपको पता भी होगा कि चाइना क्लेम करता है ताइवान को, ठीक है, कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ द चाइना, ठीक है, अंडर द वन चाइना पॉलिसी। मीडियन लाइन क्या है? इस मीडियन लाइन इज नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। अभी मीडियन लाइन भी होती है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है। अभी मीडियन लाइन किसकी है? तो चाइना की होगी, ठीक है। इसने बता रखा होगा कि भैया ये तो ताइवान जो है चाइना का ही पार्ट है ना। रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, ये भी न्यूज में हर साल रहता है। तो रेड सी कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को वाया बाब एल मंदेव, ठीक है, बेब बेब एल मंदेव या बाब एल मंदेव भी बोलते हैं इसे, ठीक है, ये स्टेट होता है। तो रेड सी कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को वाया बेब एल मंदेव, गल्फ ऑफ एडन बिटवीन द यमन एंड सोमालिया। और गल्फ ऑफ एडन कहाँ पड़ता है? बीच में, बिटवीन द यमन एंड सोमालिया के बीच में। न्यूज में क्या है? होडी जो होती रिवेल्स है ना, वो टेक करते हैं कमर्शियल शिपिंग को, है ना। और वेस्टर्न नेवल इंटरवेंशन होती है फिर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भैया देखिए होटी रिवेल्स इनको अटैक करते हैं, तो भैया ये इंटरवेन करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट क्रिटिकल चोक पॉइंट्स है ये। इम्पैक्ट करता है इंडिया से यूरोप का ट्रेड। और अल्टरनेटिव रूट क्या है? तो केप ऑफ गुड होप है, जो कि कॉस्टली है, ठीक है। यहीं से तो पहले ब्रिटिशर्स आते थे, ठीक है, लेकिन ये कॉस्टली है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि भैया यहाँ हमने एक कैनाल बना रखा है, और उस कैनाल का नाम आपको पता है, सुएज कैनाल, ठीक है। यहाँ से यूरोप जाने का जो रास्ता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है और डेज भी कम हो जाते हैं। तो बाबल मंदेव इज इक्वल टू गेट ऑफ टीयर्स बोलते हैं इसे। और ये लिंक आता है रेड सी को किससे? अरेबियन सी को, ध्यान रखना है। अब जेंग जूर कॉरिडोर, जेंगजू कॉरिडोर कहाँ है? तो ये साउथ क्या है? ये कोकसस में है, बिटवीन द आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। और आर्मेनिया और अजरबैजान के ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलता है, आपको पता है। और यही जो रीजन है जेंगो कॉरिडोर, ठीक है, ये कॉरिडोर कनेक्ट करता है अजरबैजान को टू नक्शिवन एनक्लेव में, ठीक है। नक्शिवन एनक्लेव कोई होगा इनका एरिया, उसे कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये सारे एरिया कहाँ है, कहाँ कनेक्ट करते हैं, कहाँ नहीं, मैंने आपको बताया दोस्तों। मैं आपको इसे मैपिंग के थ्रू कवर करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अजरबैजान पुशिंग फॉर कॉरिडोर एक्सेस, कोई वो कॉरिडोर चाहते हैं, उनका एक एरिया होता है बीच में आर्मेनिया का बॉर्डर आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक कॉरिडोर चाहते हैं कि उन्हें यहाँ पर अपने स्टेट के अंदर एंट्री जाने का मौका मिले, ठीक है। और इससे आर्मेनिया को फियर है कि उनकी सोवरेनिटी चली जाएगी, इसलिए वो कॉरिडोर बनाना नहीं चाहते। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है? टर्की अजरबैजान कनेक्टिविटी। और टर्की जो है अजरबैजान को सपोर्ट भी करता है और कॉम्पीट करता है इंडिया बैक्ड INSTC, क्योंकि INSTC हमने इंटरनेशनल जो है नॉर्थ साउथ जो हमने ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेट बना रखा, क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी बनाई है हमने, ठीक है, चाबहार पोर्ट से। तो उसको ये कॉम्पीट करता है, जो भी टर्की चाइना का कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो रिड्यूस करता है रिलेवेंस ऑफ द चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान में है, ठीक है। चलो आगे, आर्टिक एंड नॉर्दर्न सी रूट। आर्टिक ओशन में है, आर्टिक और कहाँ होगा? और अलोंग रसिया नॉर्दर्न कोस्ट में मिलेगा रसिया के। न्यूज में क्या है? इंडिया नॉर्वे फिजिबिलिटी स्टडी करी गई है, क्लाइमेट चेंज ओपनिंग न्यू रूट्स। ये बोला गया है भैया कि जो नॉर्दर्न पार्ट है रसिया का, वो बर्फ वाला जो हिस्सा है, स्नो वाला, जो सालों साल स्नो ही रहता है, ये अब पिघलने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से सी रूट डेवलप होंगे न्यू, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है? तो शॉर्टर यूरोप एंड एशिया ट्रेड हो जाएगा, इसकी वजह से रसिया चाइना का कोऑपरेशन बढ़ेगा।
एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी भी होगी, ऐसी बात तो नहीं है भैया, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगा, ठीक है, तो क्या होगा आपको पता है ना, फ्लड जैसी सिचुएशन बढ़ेगी। चेगोस आर्किपेलगो, ठीक है, चेगोस आर्किपेलगो के अंदर डियागो गार्सिया पिछली साल भी न्यूज़ में था, इस बार भी न्यूज़ में है। ये कहाँ है? तो सेंट्रल इंडियन ओशियन के अंदर है। यहाँ ये जो लोकेशन है, इसको पहले एडमिशन करा था यूके, अब इसने हैंड ओवर कर दिया है इसकी सॉवरेनिटी टू द मॉरिशियस, ठीक है। मॉरिशियस कौन है? ये था आइलैंड कंट्री, आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। और यूएस ने मिलिट्री बेस जो है रिटर्न कर लिया है लीज पर, ठीक है। कहाँ पर? डियागो गार्सिया में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है? डियागो गार्सिया एक मेजर यूएस नेवल बेस है, ठीक है, लेकिन इसकी सॉवरेनिटी इसकी इसकी इसके ऊपर सॉवरेनिटी किसकी है? तो मॉरिशस की है, इसका ध्यान रखना। और इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी भी यहाँ पर जो है इसके अंदर कनेक्टिविटी हो जाती है। कनेक्टिविटी मतलब कंसर्न में आ जाती है, ठीक है। इंडियन ओशियन सिक्योरिटी। यूपीएससी का प्रीलिम्स एंगल क्या है? तो आईसीजे एडवाइजरी ओपिनियन देता है, ध्यान रखना इसके अंदर। और डीकोलोनाइजेशन इशू, एक बात और, डीकोलोनाइजेशन इशू का मतलब पहले ये कोलोनाइज था डियागो गार्सिया बाय यूके, अब इसको हैंड ओवर कर दिया गया दोबारा से इसको मॉरिशस को, इसलिए बोला गया है डीकोलोनाइजेशन इशू, ठीक है। तो हमने मॉड्यूल 2 भी कवर कर लिया, ठीक है। मॉड्यूल 2 के अंदर प्लेसेस इन न्यूज़ था, वो सब हमने कवर कर लिया। अब मॉड्यूल 3 है आपका इंडिया का बायलैटरल रिलेशन, ठीक है। और बायलैटरल रिलेशन के ऊपर भी मतलब क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर, तो हम सारा, ठीक है, जो भी मेजर मेजर कंट्रीज हैं इंडिया का, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, आपका पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान तो वैसे भी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस बार ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, और बांग्लादेश भी रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कू हुआ है, कू हो सकते हो या फिर आप हो सकते हो कि भैया यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, आपको पता है ना, शेख हसीना को भागना पड़ गया। तो इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन, इंडिया श्रीलंका का रिलेशन, और अफगानिस्तान का, और यूएस से, यूनाइटेड स्टेट से, ठीक है, ये सब हम कवर करने वाले, और रशिया से भी, ठीक है, रशिया से भी इम्पोर्टेंट पार्टनर है हमारा, और मिडल ईस्ट से भी, और अफ्रीका और सेंट्रल एशिया से भी, ये सब हम कवर करेंगे मॉड्यूल 3 के अंदर। और मॉड्यूल 4 के अंदर हम अदर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन कवर करेंगे, ठीक है, जैसे इसराइल पैलेस्टीन वाला इशू, और ईरान का भी अब तो इशू आ गया इसके अंदर, है ना। तो पता है ना, ईरान से लड़ाई चल रही है इसराइल की। फिर ओकस और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे, ओकस क्या है, आपको पता है ये 3 कंट्री का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। फिर IMF कोरिडोर के बारे में पढ़ेंगे भी, इंडिया मिडल ईस्ट और इंडियन डायस्पोरा के बारे में भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है। चलो जल्दी कवर करते हैं इसको। इंडियाज बायलैटरल रिलेशंस, तो सबसे पहले हम चाइना के साथ देखेंगे, और चाइना के साथ हमें ये पढ़ना है कि ये न्यूज़ में क्यों है, और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर चाइना और इंडिया दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और आपको बायलैटरल रिलेशंस के अंदर एग्रीमेंट्स, कॉरिडोर्स, प्रोजेक्ट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस, स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग्स, रीसेंट डिप्लोमेटिक मूव्स, ये सब आपको ध्यान में रखना है। न्यूज़ में क्यों है? तो बॉर्डर डिसएंगेजमेंट टॉक चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, जो लद्दाख का स्टैंड ऑफ चल रहा था, है ना। चाइना पुश कर रहा है सीपेक प्रोजेक्ट को अपने थ्रू पीओके, इसकी वजह से भी हमारा जो है इंडिया का रिलेशन जो है चाइना के साथ सही नहीं चल रहा। अब ये सीपेक प्रोजेक्ट क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आपने सुना होगा, जिसकी वजह से जैसे जहाँ से ये मतलब रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं अपनी, है ना। ट्रेड इम्बेलेंस है चाइना के साथ हमारा, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं चाइना को। चाइना ब्लॉक करता है इंडिया के यूएनएससी परमानेंट सीट को, ये भी मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था ऊपर, ठीक है। तो हम जो P5 कंट्रीज हैं उनका ना कंसेंट चाहिए होता है, और चाइना यहाँ पर ब्लॉक कर देता है इसको। की इशूज़ क्या है? तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ठीक है, जो म्यूचुअली डिफाइंड नहीं है अभी तक। डोकलाम का स्टैंड अप हुआ था तो 2017 में, गलवान का हुआ 2020 में। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रहे हैं, ठीक है, बट फ्रेजाइल है।
प्रीलिम्स ट्रैप आपको ध्यान रखना है, एडीसी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये ध्यान रखना है। मैकमोहन लाइन अप्लाइज ओनली टू ईस्टर्न सेक्टर, और आपको पता भी है कि मैकमोहन लाइन कहाँ पर है, तो चाइना के साथ बॉर्डर से करते हैं, उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान का भी पूछ लिया जाता है आपसे, और ऐसे ही अफगानिस्तान का भी पूछ लिया जाता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो ये सारी जो बॉर्डर लाइन होती हैं, ठीक है, इनका नाम याद आपको रखने हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो सीपैक कॉरिडोर कहते हैं, जैसे पार्ट ऑफ BRI है, जो पासिस हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान से। और आपको पता है जो पीओके है, ये इंडिया कश्मीर का ही पार्ट है ना। तो यहाँ से अगर ये रास्ता निकालेंगे तो भैया हमें तो दिक्कत आएगी ना, हमें तो परेशानी होगी, क्योंकि हम तो भैया आज न कल पीओके लेंगे वापस, ठीक है, और बात चल रही है। तो इसके वजह से भी जो है हमारा स्टैंड ऑफ चलता है चाइना के साथ। तो इंडिया का स्टैंड क्या है, ये वॉयलेट करता है सोवरेनिटी को, ठीक है, जो आप सी पे प्रोजेक्ट निकाल रहे हो पीओके से। और हम जो है अपोज करते हैं BRI को, ठीक है, अपोज BRI ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड डेट कंसेंट। क्योंकि अगर आपको पता होगा दोस्तों, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन्होंने हम्बनटोटा जो पोर्ट है, जो है इन्होंने लीज पर ले लिया 99 ईयर से श्रीलंका से। क्यों ले लिया, क्योंकि वो लोन वापस नहीं कर पाए थे, ठीक है, उन्होंने लोन लिया था उस पोर्ट को बनाने के लिए, और उस पोर्ट से कमाई हुई नहीं, तो कमाई हुई नहीं, तो उन्होंने कहा भैया हमें 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दो। तो डेट कंसर्न्स और ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम अपोज करते हैं चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट, और इवन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी। इकोनॉमिक रिलेशन देखोगे चाइना के साथ, तो चाइना जो है, मतलब चाइना के लिए इंडिया एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना के लिए, और ह्यूज ट्रेड डेफिसिट होता है इंडिया को, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट तो बहुत कम करते हैं। और हमारी डिपेंडेंसी है चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड APIs के ऊपर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि भाई हमारी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, साफ बात चलती है ये बात। यूपीएससी का फोकस पॉइंट है वन चाइना पॉलिसी वर्सेस इंडिया वन चाइना एम्बिग्यूटी। अब देखो दोस्तों, वन चाइना पॉलिसी में ये होता है कि जो वन चाइना पॉलिसी, जिसमें ताइवान में बोल देता है कि ताइवान भी हमारा ही पार्ट है, ठीक है, तिब्बत भी हमारा ही पार्ट है, ये सब, ठीक है। और इंडिया ये बोलता है कि भैया चलो तुम्हारा पार्ट होगा, ठीक है, हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। बट इंडिया की जो है ना ये वन चाइना पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट कर ली थी, ये सबसे बेकार मतलब पोजीशन था इंडिया का, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये गलत स्टेप था, ये मानना नहीं चाहिए था कि वन चाइना पॉलिसी कोई है, ठीक है। और इसको हम वैसे भी हम कभी वापस ले सकते हैं। तिब्बत इशू है, और आपको पता है दलाई लामा को हमने शरण दे रखा है इंडिया के अंदर, है ना। क्वाड का यूज करा जा रहा है एज अ बैलेंसिंग मैकेनिज्म, क्योंकि क्वाड के अंदर बोला गया है फ्री एंड ओपन पैसिफिक होना चाहिए, फ्री एंड इंडो पैसिफिक होना चाहिए, ठीक है, जो मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन है, ये सबके लिए फ्री और ओपन होना चाहिए, किसी का डोमिनेट नहीं होगा, इस कंट्री किसी भी कंट्री का डोमिनेट नहीं होना चाहिए इस रीजन के अंदर, तो इसके लिए क्वाड बनाया गया है। ध्यान रखना है आपको कि ये कोई मिलिट्री मिलिट्री ग्रुपिंग नहीं है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, अब भैया सबसे बेकार रिलेशन चलने समय, बैकग्राउंड देखोगे तो पार्टीशन हुआ 1947 में, पाकिस्तान अलग हो गया, 4 वॉर्स हो चुकी अब तक, और कंटिन्यूस टेंशन अभी तक बनी हुई है। न्यूज़ में क्या है, मेरी टाइम कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्लेम हो रहा है बाय पाकिस्तान। आपको पता है गुजरात वाले रीजन में, गुजरात वाला बॉर्डर से करता है पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ पर भी ये क्लेम कर रहे हैं। टेररिज्म और सीज फायर इशू आते हैं, शिमला एग्रीमेंट है इस बार भी न्यूज़ में, क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, जब से शिमला एग्रीमेंट जो है न्यूज़ में आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने बोल दिया था हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे 1972 में जो हुआ था। तो बायलैटरल रेजोल्यूशन है डिस्प्यूट्स का, शिमला एग्रीमेंट आपको पता होगा, जो LOC को रिकॉग्निशन देता है, पीसफुल सेटलमेंट की बात करता है, ठीक है। प्रीलिम्स फैक्ट के लिए आपको ध्यान रखना है कि शिमला एग्रीमेंट मतलब इंटरनेशनलाइज नहीं करता कश्मीर को, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मतलब कि कश्मीर जो है बायलैटरल इशू है। इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ज़्यादा न्यूज में है, क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी से हमने बाहर निकल गए, इंडिया ने अपना आपको बाहर निकाल लिया है, इसको क्या करते हैं, सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, सस्पेंड करा है 1960 वाला जो हुआ था, जो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, ठीक है। ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर इंडिया का मतलब फुल एक्सेस है, और वेस्टर्न रिवर्स पे हमने पाकिस्तान को दिया था। यूपीएससी को लव क्यों है भैया इस टॉपिक से, क्योंकि ट्रीटी सर्वाइव्ड वॉर्स एंड क्राइसिस, क्योंकि इसी ट्रीटी ने
इससे क्या हुआ कि पानी पाकिस्तान को ही मिला, इंडिया को ही मिला, तो वॉर्स होती रहे, क्राइसिस आती रहे, फिर भी ये ट्रीटी बनी रही। यूपीएससी का फोकस पॉइंट है एफएटीएफ की ग्रेड लिस्टिंग, ठीक है, क्योंकि ग्रेड लिस्ट में पाकिस्तान आया है कितनी बार, रीजन क्या है, टेरर फंडिंग की वजह से, टेरर फाइनेंसिंग की वजह से और मेरीटाइम बाउंड्रीज की वजह से। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, इंडिया क्लोजेस्ट ईस्टर्न नेबर है, ये सबको पता है, और सबसे ज़्यादा अगर हम बॉर्डर शेयर करते हैं सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। शेयर्ड हिस्ट्री 1971 का लिबरेशन वॉर, जिससे ईस्टर्न पाकिस्तान बना हमारा बांग्लादेश। न्यूज़ में क्यों है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ट्रेड एनर्जी कोऑपरेशन हो रहा है, और आपको यही पता होगा ये बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही थी शेख हसीना की, वो खत्म हो चुकी है और इस समय इंटरिम गवर्नमेंट है, इवन इलेक्शन भी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। अब बांग्लादेश के लिए इंडिया इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर, और वाटर इशू भी चल रहा है तीस्ता रिवर का, जो अभी पेंडिंग है एग्रीमेंट होना इसके ऊपर। यूपीएससी का फोकस पॉइंट है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में जो हुआ था, और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी। श्रीलंका के साथ रिलेशन देखते हैं, तो स्ट्रेटेजिक इंडियन ओशन नेबर है हमारा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि स्टेट विजिट्स हुए हैं, श्रीलंका का प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए थे, है ना। डेट रजिस्ट्रेशन करा जा रहा है, हम डेट दे रहे हैं श्रीलंका को, उनकी हेल्प कर रहे हैं एनर्जी एंड पोर्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। की डेवलपमेंट्स, ट्राई कॉमली एनर्जी हब बन रही है, जॉइंट डेवलपमेंट विद इंडिया रिड्यूसेस चाइनीज इन्फ्लुएंस, इसके लिए ये करा गया है ट्राई कॉमली एनर्जी हब, है ना। इकोनॉमिक सपोर्ट, इंडिया प्रोवाइडेड $4 बिलियन असिस्टेंस, है ना। लोन टू ग्रांट कन्वर्जन्स, लोन को हमने ग्रांट बना दिया कि आपको वापस ही नहीं करना। और 38th अमेंडमेंट भी आपको याद रखना है श्रीलंका के लिए, तमिल इशू का भी याद रखना है, और इंडियन ओशियन सिक्योरिटी का भी याद रखना है श्रीलंका के साथ हमेशा। और ये कुछ मेंस पॉइंट भी हो जाते हैं दोस्तों। इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन में, इंडिया सपोर्टेड डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है 2021 में अफगानिस्तान का वापस। न्यूज़ में क्यों है, इंडिया अपग्रेडेड टेक्निकल मिशन टू एम्बेसी लेवल, पार्टिसिपेशन इन मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स, क्योंकि अब हम जो है ना तालिबान के साथ भी रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, इंडिया में आए थे अभी फिलहाल में। इंडियन प्रोजेक्ट्स देखोगे तो सलमा डैम हमने बनाया था, ठीक है, अफगानिस्तान में, तो ये अफगान इंडिया का फ्रेंडशिप डे में। जारंज डेलराम हाईवे बनाया हमने, अफगान पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी हमने ही बनाई है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके मेंस के लिए खासकर। और देखोगे दोस्तों तो यूपीएससी का फोकस पॉइंट्स, ये ध्यान रखना कोई नॉर्मल मतलब कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन हमने तालिबान का दिया नहीं है, ठीक है, इनफॉर्मल टॉक्स चल रही है हमारी। ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है हमने, यूएन के द्वारा हमने हेल्प करी है कि यूएन के द्वारा इनको ह्यूमैनिटेरियन एड मिलता रहे। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशन, तो ये नेचुरल फ्रेंडशिप है हमारी, मतलब यूएस के साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। न्यूज़ में क्यों है, डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी से कॉपरेशन हमारी हो रही है, क्वाड लीडरशिप रोल, सप्लाई चेन रेजिलियंस के जैसे। डिफेंस में देखोगे तो एक्सरसाइज होती है हमारी यूएस के साथ, टाइगर ट्रिम्प जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज है, मतलब यहाँ पर आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ही एक्सरसाइज करते हैं मिलकर। युद्ध अभ्यास, जो युद्ध अभ्यास में आर्मी होती है स्पेशली। फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, जैसे लेमुआ हमने साइन कर रखा है, कॉम का साइन कर रखा है, बी का साइन कर रखा है यूएस के साथ। पिलिम्स का फेवरेट, दीज इनांस इंटर ऑपरेबिलिटी नॉट अलायंस, हम अलायंस नहीं है, ध्यान रखना, हम अलायंस बोलते ही नहीं, हम पार्टनर बोलते हैं। टेक्नोलॉजी एक इकोनॉमी के अंदर देखोगे तो सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन हो रही है बिटवीन द यूएस एंड इंडिया, क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप हो गई है ना। यूपीएससी का फोकस पॉइंट देखोगे तो इंडिया इज नॉट अ नेटो अलाई, सबको पता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी मेंटेन, भैया स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी है दोनों की, और ये मेंटेन भी है। इंडिया रशिया रिलेशन, तो बैकग्राउंड देखोगे टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है हमारी भाई, हम एक दूसरे के मुसीबत के समय काम आते हैं। डिफेंस और एनर्जी पिलर्स में देखो तो न्यूज़ में क्यों है, तो एनर्जी का इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल हम रशिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं। आर्टिक कोऑपरेशन, डिफेंस सप्लाईज, और डिफेंस सबसे ज़्यादा भी इम्पोर्ट हम रशिया से ही करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जैसे कुदनकुलम रशिया का पार्टनरशिप है इसके साथ। डिफेंस प्लेटफॉर्म, जैसा कि हमने S-400 खरीदा है रशिया से। INSTC सपोर्ट, अब ये INSTC सपोर्ट किया है क्योंकि ये इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड लिंक बनाएगा, और एवं रशिया के साथ ही बनाएगा। विलियम्स के लिए, इंडिया फॉलोज मल्टी अलाइनमेंट नॉट नॉन अलाइनमेंट, अब मल्टी अलाइनमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं, नॉट नॉन अलाइनमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ नहीं होंगे, इवन हम
मल्टी अलाइनमेंट कोऑपरेशन करेंगे हर कंट्री के साथ। इंडिया मिडल ईस्ट रिलेशन की पार्टनर्स यूएई है, सऊदी अरेबिया, इसराइल, ईरान। इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव आईमेक प्रोजेक्ट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है आपको कि सऊदी अरब के कौन से पोर्ट यूज़ करे जाएंगे, ठीक है, और इसराइल का कौन सा करा जाएगा, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। एनर्जी सिक्योरिटी, क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं हम मिडल ईस्ट से, आपको पता है, सऊदी अरेबिया, यूएई से। नेचुरल गैस भी करते हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी हमने बना रखे हैं। यूपीएससी फोकस पॉइंट्स, इंडिया बैलेंसेस इसराइल एंड पैलेस्टीन रिलेशंस, क्योंकि दोनों के साथ हम जो है पॉजिटिव रिलेशन बना के चल रहे हैं, ठीक है। चाहबार पोर्ट इम्पोर्टेंस है ईरान के अंदर हमारा, ठीक है, क्योंकि चाहबार पोर्ट हमें एक्सेस देगा यूरोप का। इंडिया, अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया, तो रिसोर्स डिप्लोमेसी चलती है हमारी यहाँ, डिफेंस एक्सरसाइज चलती है, यूपीआई एंड रुपए एक्सपेंशन कर रहे हैं हम अफ्रीका के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर। की इनिशिएटिव क्या है, तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कंपाला प्रिंसिपल्स का यूज़ करा जा रहा है, ठीक है, मतलब ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, या फिर बोल सकते हो स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग बनाने के लिए। डिफेंस एक्सरसाइज कराई जा रही है। अब ये डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी है, ये सारी मैंने आपको ना यहाँ पर देखो दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, डोंट वरी, दिखाता हूँ। ये देखो डिफेंस एक्सरसाइजेस जो इम्पोर्टेंट है न्यूज़ के लिए, वो यहाँ मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, लिस्ट में। अब आगे बढ़ते हैं हम, हमारा मॉड्यूल 3 भी कवर हो गया है, अब हम मॉड्यूल 4 कवर करेंगे, ठीक है। और मॉड्यूल 4 है आपका अदर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन न्यूज। अब यहाँ पर हमें इसराइल पैलेस्टीन का इशू भी देखना है और ईरान का भी इशू देखना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड देखोगे तो पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज थी, जैसे वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई है, आपको पता है, इसराइल ने वो लड़ लड़ के गाजा ही पूरा खाली करवा दिया। इसराइल क्रिएटेड 1948, मतलब इसराइल बना था 1948 के अंदर। गाजा गवर्न बाय द हमास, ये ध्यान रखना, गाजा वाला स्ट्रिप है ना इधर वाला, इसको हमास गवर्न करता है, और वेस्ट बैंक जो है एडमिशन करता है पैलेस्टीन अथॉरिटी। न्यूज़ में क्यों है, गाजा वॉर एक्सकेलेट हो रहा है ना, डायरेक्ट कॉन्फेडरेशन रिस्क बिटवीन द इसराइल एंड ईरान, और जिसकी वजह से, क्योंकि हमास को सपोर्ट कौन करता है, ईरान करता है, और इसकी वजह से जो है ना डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो जाता है इसराइल के साथ ईरान का। ग्रोइंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन, अब देखो भाई, इसराइल ने इतना मतलब अत्याचार कर दिया ना यहाँ पर, तो अब पैलेस्टीन के सपोर्ट में ना यूरोप भी आ चुका है। पहले यूरोप नहीं था, इतना खुल के नहीं आ रहा था, अब यूरोप भी साथ में आ गया, यू के साथ में आ गया, ठीक है। पैलेस्टीन को एज अ स्टेट देने की बात हो रही है, मतलब एज अ स्टेट समझने की बात हो रही है यूएन के अंदर। तो यूएन के अंदर परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट देते गया है, ठीक है, स्टेटस यूएन के अंदर, बट फुल मेंबर नहीं बनाया गया अभी भी। और अगर हम बात करें कि भैया हम किसी को भी स्टेट कब बोलेंगे, ठीक है, तो इसके लिए कन्वेंशन है मॉन्टवीडियो कन्वेंशन 1993 की, जिसमें बोला गया है कि एक स्टेट के पास डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, पर मतलब गवर्नमेंट होनी चाहिए, और कैपेसिटी टू एंटर रिलेशंस, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन बनाने में और कंट्री टू कंट्री रिलेशन बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो वो स्टेट का दर्जा उसको मिल जाएगा। ईरान इजरायली कन्फ्लिक्ट समझ लो, ईरान सपोर्ट करता है हमास को, हिजबुल्लाह को, ठीक है, और इसराइल जो है टारगेट करता है ईरानियन एसेट्स को सीरिया के अंदर, क्योंकि हिजबुल्लाह सीरिया में और लेबनान में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑपरेट करते हुए, जो कि प्रॉक्सी वॉर या फिर बोल सकते हो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आते हैं, किसके साथ, इसराइल के साथ। तो जो भी कन्फ्लिक्ट में या फिर इसराइल का दुश्मन है, वहाँ पर ईरान सपोर्ट करता है। यूपीएससी एंगल ध्यान रखना है, प्रॉक्सी वॉरफेयर, तो ये प्रॉक्सी वॉरफेयर ही होता है, जो ईरान सपोर्ट करता है ना ये, तो ये प्रॉक्सी वॉरफेयर कहलाती है। रीजनल डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर इसकी वजह से, और इंडिया सपोर्ट करता है, ध्यान रखना, टू स्टेट सॉल्यूशन को, मतलब इसराइल भी होगा, इसराइल का भी एग्जिस्टेंस होगी, और पैलेस्टीन की भी एग्जिस्टेंस होगी, और कंडेम करता है टेररिज्म को, किसी फॉर्म ऑफ टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते, ध्यान रखना, हम मानते ही नहीं है कि गुड टेररिज्म होता है और बैड टेररिज्म, ये मानते ही नहीं है, ये यूएस मानता है, ठीक है। तो सपोर्ट करते हैं हम ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा। ओकस और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में देख लो, ये एग्रीमेंट या फिर बोल सकते हो कॉपरेशन बना है क्वाड के बाद, ठीक है। तो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए के बीच में। न्यूज़ में क्या है, क्यों है, जी लोंग ट्रीटी हुई है 2024 के अंदर, 50 ईयर फ्रेमवर्क बनाया गया है फॉर सबमरीन कॉपरेशन के लिए। अब ये किस लिए बनाया गया, चाइना को काउंटर करने के लिए पैसिफिक ओशियन में और इंडियन ओशियन में।
पिलर्स ऑफ फोकस क्या है? पिलर 1 है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाएगा यूएस और यूके मिलकर, और किसको देंगे? ऑस्ट्रेलिया को। पिलर सेकंड है एआई, साइबर, क्वांटम और अंडर सी कैपेबिलिटीज। प्रीलिम्स का ट्रैप ध्यान रखना है, ऑकस नेटो का पार्ट नहीं है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 3 कंट्रीज का ग्रुपिंग है। स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस देख लो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है इंडो पैसिफिक में, और एनहांस करता है ऑस्ट्रेलियन नेवल कैपेसिटी को। आईएमए कॉरिडोर पता है ना भाई, G20 के अंदर इसका अनाउंसमेंट हुआ था। तो इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिया है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इसराइल है, यूरोपियन यूनियन है, यूएसए है। न्यूज़ में है क्योंकि एक अल्टरनेटिव है चाइना का बीआरआई का। लॉजिस्टिक एंड एनर्जी कनेक्टिविटी होगी इसके अंदर। फीचर्स क्या है? रेल भी होगा इसके अंदर, रेल कनेक्टिविटी भी होगी, पोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, क्लीन एनर्जी पाइपलाइंस बनाएंगे हम। यूपीएससी एंगल कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी है, सही बात है। इकोनॉमिक स्टेट्स क्राफ्ट की बात हो रही है भैया। इकोनॉमिक, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे तो इकोनॉमिक स्टेट काफी तो बढ़ेगा। इंडियन डायस्पोरा और रेमिटेंसेस, ग्लोबल प्रेजेंस देख लो, इन लार्जेस्ट डायस्पोरा है ग्लोबली, ठीक है। 18 मिलियन पीपल जो है हमारे इंडिया से बाहर गए हैं कमाने खाने के लिए, रहने के लिए, तो हमारा डायस्पोरा बहुत बड़ा है, ठीक है। 18 मिलियन पीपल का है। न्यूज़ में क्या है? इंडिया रिमेन्स टॉप रेमिटेंस रिसिपेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है रेमिटेंस, जैसे चाइना को आता है ऐसे इंडिया को भी आता है, ठीक है, बाहर से। एक्सपेंशन ऑफ यूपीआई एंड रुपए अप्रोड, हम यूपीआई को इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, रुपए को कर रहे हैं, तो वो भी इंडियन डायस्पोरा के जैसे ही पॉसिबल हो पा रहा है। डायस्पोरा इनिशिएटिव क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हमारा हर साल। केआईपी नो इंडिया प्रोग्राम और बीबीवाई इंश्योरेंस स्कीम है कोई, है ना, देख लेना इसको एक बार PT65 से भी। रेमिटेंस फैक्ट्स देख लो, सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, गल्फ कंट्री से आता है, फिर यूएसए से आता है। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है, रेमिटेंस जो है करंट अकाउंट रेसिपिएंट या फिर करंट अकाउंट का पार्ट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया अभी आपको। यूपीआई एंड डिजिटल डिप्लोमेसी देख लो, एक्सपेंशन कंट्री से, जैसे यूपीआई जो है, यूपीआई का एक्सपेंशन आपका मॉरिशस में कर लिया गया है, नाम्बिया में, फ्रांस में, सिंगापुर में, इवन 2025 के प्रीलिम्स क्वेश्चन में आ चुका है ये। स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस, फिनेंशियल इंक्लूजन होगा इससे, सॉफ्टवेयर बढ़ेगी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक्सपोर्ट होगा, और यूपीएससी को लव है इंडिया स्टेक एज अ ग्लोबल मॉडल में, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यूपीआई के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एंड ओपीसीडब्ल्यू, तो केमिकल वेपन कन्वेंशन है, ठीक है, ओपीसीडब्ल्यू का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक है। तो इसमें ये बात करते हैं कि हम प्रोवाइड करेंगे डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग ऑफ यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। और इंडिया का रोल क्या है? तो इंडिया की नेशनल अथॉरिटी है NSCWC, इनकी मीटिंग हुई है OPCW के साथ, और हम एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं OPCW मीटिंग्स के साथ, ठीक है, जिसमें हम इस प्रोहिबिशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि केमिकल का यूज़ करना तो भाई डिजास्टर्स हो सकता है। क्लाइमेट, एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल इनिशिएटिव में देखोगे दोस्तों, तो ICJ ने एडवाइजरी ओपिनियन दिया है। अब ये ICJ क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, UN की प्रिंसिपल बॉडी है। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को, और स्टेट्स के क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस को भी। अब देखो, प्री के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ग्रेट ग्रीन वॉल, ये क्या है? तो एक अफ्रीकन इनिशिएटिव है टू स्टॉप डेजर्टिफिकेशन, फेसिंग फंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस। किसके लिए? तो हम जो ये करना चाहते हैं ना, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, तो भैया वहाँ तो फंडिंग की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ देखो दोस्तों, ये ना इस तरीके का, मतलब ये सहारा, जो सहारा डेजर्ट है ना, इसको रोकने के लिए, ठीक है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव चला रहे हैं कि भैया ये डेजर्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पर हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, या फिर बोल सकते हैं फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, फॉरेस्ट जैसा ग्रीन वॉल बनाने की कोशिश करेंगे, पेड़ लगाएंगे, है ना। तो ये लॉन्च हुआ था 2007 के अंदर। और ध्यान रखना कि भैया ये कहाँ है? तो अफ्रीकन इनिशिएटिव है, और यहाँ पर इनका काम है कि इंक्रीज करें अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड को इन साहेल रीजन, इन द रीजन बॉर्डरिंग अफ्रीकन सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया यहाँ पर इमेज। ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो कि IEP निकालती है। अब ये IEP क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स वाली, तो पता होना चाहिए। इसके अंदर 163 इंडिपेंडेंट स्टेट है, एंड ना, मतलब 163 कंट्री पार्टनर हैं, और IEP की फुल फॉर्म यहाँ पर है आपकी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है।
तो ये रिपोर्ट निकालती हैं कौन सी, तो वर्ल्ड मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स निकालती हैं ये, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ये याद करके रखना है आपको। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भी याद रखना है, जो हेनली एंड पार्टनर्स निकालते हैं, ये तो कोई भी कर देगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी याद रखना है, जो UNCTAD निकालती है, और ये तो आपको पता ही होगा। ग्लोबल जेंडर गैप, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, ठीक है। अब प्रीलिम्स के लिए ये भी ध्यान रखना है कि मैच द फॉलोइंग में आता है ये सब चीज़ें, तो इसको याद रखना पड़ेगा, और खासकर पीसीएस एग्जाम में भी आता है दोस्तों, ठीक है। एनर्जी एंड पाइपलाइन डिप्लोमेसी, तो पावर ऑफ साइबेरिया 2, ये क्या है, तो रसिया चाइना का गैस पाइपलाइन है, ठीक है, पावर ऑफ साइबेरिया 2। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है बस। तो शिफ्ट्स ग्लोबल एनर्जी फ्लो, ठीक है, मतलब ग्लोबल एनर्जी फ्लो को बढ़ाएगा बिटवीन द रसिया एंड चाइना। अब ये क्या है, दुष्पा पाइपलाइन, तो ये सप्लाई करेगा रशियन ऑयल टू यूरोप, ठीक है। अब इसकी वजह से, मतलब यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पर ये इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। बस मल्टीलेटरल इनिशिएटिव में आपको ये ध्यान रखना है, IMOD क्या होता है, ये तो चाइना लेड मीडिएशन बॉडी है, और ये PMD क्या है, एक विड्रोवल इम्प्लीकेशन है, और FATF तो आपको पता ही है कैसे फंक्शनिंग करती है, हर साल न्यूज़ में रहता है FATF भी। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। जैसे कि ये देखो दुर्जमा पाइपलाइन, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया अभी। पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन, ठीक है, रसिया एंड चाइना के बीच में, ये भी पढ़ा दिया मैंने अभी आपको। और और यहाँ देखो दोस्तों, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, अच्छा कालाधन मल्टी मॉडल, ये ट्रांजिट प्रोजेक्ट मैंने आपको बायोलेटरल लिस्ट में पढ़ा दिया था, जब मैं आपको म्यांमार के साथ पढ़ा रहा था। तो सितवे पोर्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये कोलकाता से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट मॉड्यूल है 5, जिसके अंदर हम इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम इंटरनल एक्सटर्नल और फ्री ट्रीटीज, एक्सरसाइजेज, इंस्टीट्यूशन, ये सब पढ़ेंगे। और सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्सेस पावर्स एक्ट, ठीक है, आस्फा ही बोलते हैं इसको। और ये न्यूज में इसलिए है मणिपुर की वजह से दोस्तों, और नॉर्थ ईस्ट में इसे हटा दिया गया था, ठीक है, कुछ रीजन के अंदर। तो ये आस्फा है क्या, जो इनेक्ट हुआ था 1958 के अंदर, और ये एप्लीकेबल करता है डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर। एम्पावर करता है आर्म फोर्सेस को कि आप सर्च कर सकते हो विदाउट वारंट, अरेस्ट कर सकते हो ऑन सस्पिशियन, मतलब जिस पे भी आपको शक हो रहा है उसे आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। यूज़ कर सकते हैं फोर्स का, इवन लिथल फोर्सेस, लिथल मतलब एकदम समझ लो आपके ऊपर आक्रमण करने वाली फोर्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, ठीक है, लिथल फोर्सेस का मतलब यह है। वेयर अप्लाइड तो पार्ट्स ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल याद कर लो, पार्ट्स ऑफ लिखा हुआ है, मतलब पूरे में नहीं है ये, नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली विड्रॉन हुआ था फ्रॉम सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, ठीक है, मतलब इन सारे के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये विड्रॉल हुआ था, पार्शियल रोल बैक हुआ था इनका, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज होने लगी थी। अब यूपीएससी के लिए ध्यान रखना है, आसपास कोई मार्शियल लॉ नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पर कुछ स्पेशल पावर दे दी जाती है आर्म फोर्सेस को। और डिस्टर्ब एरिया के अंदर लगता है बाय नोटिफिकेशन, बाय सेंटर लगा सकती है इसको, और स्टेट भी लगा सकती है। जुडिशियल रिव्यू यहाँ ध्यान रखना पॉसिबल है, इन एरियाज के अंदर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। 5.2 है आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको यूएपीए भी बोल सकते हैं हम। तो बैकग्राउंड क्या है, इंडिया का प्राइमरी जो मोटिव था एंटी टेरर लॉ बनाना, तो ये था यूएपीए। अमेंडेड हुआ है मल्टीपल टाइम्स, लेटेस्ट हुआ 2019 के अंदर। की फीचर्स क्या है, इंडिविजुअल्स नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना, कैन बी डेसिग्नेटेड एज टेररिस्ट, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, इंडिविजुअल्स को भी हम डेजिग्नेट कर सकते हैं कि वो टेररिस्ट वाला काम कर रहे हैं। लॉन्गर डिटेंशन हो सकता है इसके अंदर विदाउट चार्जशीट, मतलब चार्जशीट भी अप्लाई मत बनाओ, और उसका हम डिटेंशन कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है टफर होता है बेल के लिए, मतलब यहाँ पर खुद जिस इंडिविजुअल को यहाँ पर अरेस्ट करा गया है उसको प्रूफ करना होता है कि वो गिल्टी नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है, यूएपीए इज नॉट अ एनएसए एक्ट, ठीक है, वो लगे, और अप्लाइज टू टेररिज्म, सक्सेशन एंड सोवरेनिटी थ्रेट्स के लिए लगता है ये। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम में ध्यान रखना है, जो राइज हुआ है डिजिटल जैसे स्कैम्स का, आपको पता होगा, आपके पास भी कॉल आए होंगे डिजिटल अरेस्ट जैसे, है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड्स स्टार्ट हुए हैं, रैंसमवेयर अटैक्स हुए हैं, जिसकी वजह से साइबर क्राइम ये सब घट रहा है। तो इसके लिए कि
इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, जैसे कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री कौन सी है, तो होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, ठीक है। फंक्शन करते हैं ये, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया इन्होंने, कैपेसिटी बिल्डिंग करी गई है, थ्रेट इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस गैदरिंग करी गई है कि कैसे ये सब थ्रेट लिख आते हैं, कैसे साइबर क्राइम होता है, ये सब चीज़ें। फिर है भारत एनसीएक्स, इंडिया का नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जो टेस्ट करता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस को। यूपीएससी के लिए ध्यान रखना है, साइबर सिक्योरिटी दैट मीन्स की इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है हमारा। और सर्ट इन नॉट इक्वल टू I4C, ठीक है, ध्यान रखना है, सर्ट इन इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स होती है इसके अंदर। इंटरपोल एक्सट्रेडिशन एंड ग्लोबल पोलिसिंग में देख लेते हैं, तो इंटरपोल आपको पता है इनका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, लेन फ्रांस में। और इंडिया का एनसीबी क्या है, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो भी है, ठीक है, इंटरपोल बॉडी वो है सीबीआई, ठीक है। और एक बात हो दोस्तों, देखो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ध्यान रखनी है किस किस कंट्री के साथ हमारी है, ठीक है। अब इंटरपोल के कुछ नोटिस होते हैं, जैसे कि रेड नोटिस होता है जो वांटेड क्रिमिनल्स का होता है, ब्लू कलेक्ट इन्फो के लिए होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिल्वर नोटिस इंपॉर्टेंट है जो फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए यूज होता है, ठीक है, तो सिल्वर वाला याद रखना है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, क्राइम्स के लिए यूज होता है। एक्सट्रेडिशन इन इंडिया जो है गवर्न की जाती है इंडिया के अंदर, एक्सट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962 के तहत इंडिया हैज ट्रीटीज विद 48 कंट्रीज, ये भी ध्यान रखना है, 48 कंट्रीज के साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। और ये ध्यान रखना है, एक्सट्रेडिशन इज नॉट इक्वल टू डिपोर्टेशन और नॉट रेनिडिशन, ठीक है। अब टेररिज्म एंड फाइनेंसिंग के अंदर FATF का काम आपको पता होता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है, ठीक है। और ये करते हैं ग्लोबल वॉच डॉग अगेंस्ट द टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। न्यूज़ में ये होता है क्योंकि FATF रिपोर्ट्स निकालती है टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर, मॉनिटरिंग करती है कंट्रीज को कि वो कंप्लाई कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को कम करने के लिए, है ना। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एंगल में ध्यान रखना है, FATF इज नॉट अ UN बॉडी, और ग्रे लिस्ट इज इक्वल टू नॉट ब्लैक लिस्ट। और आपको पता होगा इनकी ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल भी लोन वगैरह नहीं मिलता है IMF के द्वारा, है ना। और ग्रे लिस्ट में मतलब बहुत ज़्यादा निगरानी रखी जाती है कंट्री की, है ना। फिर आप आते हैं बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स में। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन भी न्यूज़ में है, जो कि प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट, स्टॉक पाइलिंग, यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स, जैसे केमिकल वेपन के बारे में पढ़ा था हमने। लिमिटेशन क्या है इसकी, कोई नो फॉर्मल वेरिफिकेशन नहीं होती, कोई फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है चेक करने का, ठीक है, कि भैया क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब चाइना ने का नाम आता है कि इन्होंने कोरोना वायरस बनाया था, तो कोई फॉर्मल वेरिफिकेशन नहीं है ना कि हाँ चेक कर सकें। केमिकल वेपन कन्वेंशन मैंने आपको पढ़ा दिया था, जो कि OPCW इम्प्लीमेंट करता है, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, और इंडिया की नेशनल अथॉरिटी है NSE-WC, ठीक है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन। ILO बायोलॉजिकल हजार्ड्स कन्वेंशन भी है हमारा, जो प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को फ्रॉम बायोरिस्क से। फर्स्ट ग्लोबल लेबर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल हजार्ड से, ये ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। न्यूक्लियर एंड आर्म्स कंट्रोल में ट्रीटी देख लो, INF ट्रीटी, जो USA और USSR के बीच में थी, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट वैसे नहीं करेंगे, ठीक है, जो कि ब्रोक हो गई है, ठीक है, USA और USSR के जो बीच में थी, ठीक है। एलिमिनेटेड इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स, है ना, जो कि मना करते हैं कि हम इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स नहीं डेवलप करेंगे, तो US ने विड्रॉ कर लिया था 2019 के अंदर इससे। अब है प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट, जो US रशिया के बीच में एग्रीमेंट है, तो रशिया सस्पेंडेड द पार्टिसिपेशन इससे, है ना, तो इसलिए ये न्यूज़ में आता है। और बस ये ध्यान रखना, प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट किसके बीच में था और किसने सस्पेंड कर लिया, बस। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज आर वॉलेंटरी होती हैं, विड्रोवल लीगली पॉसिबल, मतलब विड्रोवल आप कर सकते हो। डिफेंस एक्सरसाइजेस ये सारी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के लिए, जो कि मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया, जैसे मालाबार हो गया, क्वाल कंट्रीज का होता है ये, नवल एक्सरसाइज होती है, टाइगर टिम इंडिया USA, युद्ध अभ्यास इंडिया USA, ये ट्राई सर्विसेज की होती है या सिर्फ आर्मी की होती है। तारंग शक्ति, ये मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं इसके अंदर, और ये एयर की होती है, ठीक है। चलो अब 5.9 है आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट्स, जैसे प्रोजेक्ट वर्षा, तो ये सीक्रेट नेवल बेस बनाए जा रहे हैं इसके अंदर, फॉर न्यूक्लियर सबमरीन के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश कोस्ट के अंदर। होक I-360, तो सैटेलाइट बेस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन करी जाएगी इसके अंदर, जो हेल्प करेगा इलीगल मेरीटाइम एक्टिविटीज़ को। इग्लाइस, ये क्या है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, मैन पोर्टेबल मतलब इसको पोर्टेबल कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, एयर डिफेंस सिस्टम है,
शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है इसके अंदर, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल को टारगेट कर सकती है। मेरीटाइम एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नेट पोल रेक्स न्यूज़ में है, नेशनल पुलिस एक्सरसाइज होती है ये कोस्टल एंड पोर्ट सिक्योरिटी के लिए। फिर एक INS एंड IONS। अभी IONS क्या है, तो इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम है जो इनहांस करती है मैरीटाइम कोऑपरेशन को। काउंटर ड्रोन मेजर्स सक्षम इनिशिएटिव स्टार्ट किया है हमने, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट करेंगे इसके अंदर हम सक्षम इनिशिएटिव के अंदर। पीस अकॉर्ड्स एंड इंसर्जेंसी। पीस एग्रीमेंट ध्यान रखना नागा ग्रुप के साथ बनाया जा रहा है हमारा, ठीक है, कि पीस करा जाए नागा ग्रुप के साथ नागालैंड के अंदर। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट फैक्शंस को रोका जाए। फोकस है हमारा रिहेबिलिटेशन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर और मैन स्ट्रीमिंग के अंदर। और इसके साथ हमारा मॉड्यूल 5 भी कवर हो गया है। अब देखो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट थे प्री के लिए वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट था सब हमने कवर कर लिया है। अगर कुछ भी चीज़ें छूटती है, ठीक है, कुछ भी चीज़ छूटती है, जैसे सिल्वर नोटिस हमने पढ़ लिया था किसके लिए होता है, इंटरपोल का होता है ना, फिनेंशियल क्राइम के लिए, है ना, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया था। और हमने देखो दोस्तों बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स में हमने पढ़ा है, जो भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और वही पढ़ा है आपने। एक तो इम्पोर्टेंट है और दूसरा आप याद रख सकते हो उसे, और याद रख पाओगे तभी आप प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन कर पाओगे। अब फालतू की चीज़ें पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो ना तो याद रहेगी वो, ठीक है, ना आप याद रख पाओगे और ना ही आप एग्जाम में फिर वो क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आ भी जाता है ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर मैंने, आप बोल सकते हो, इसको मैंने समराइज करना बहुत जरूरी था इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो अब ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है IR का पूरा कंप्लीट हो गया है। और अगर कुछ भी छूट गया, ठीक है, और आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है ना दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, इस दोनों डॉक्यूमेंट को साथ में कवर करना, ठीक है। पहले इसे पढ़ना फिर इस पे आना वापस, ठीक है, और साथ साथ में कवर करोगे ना तो ऐसे याद रहेगा, ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको, और याद रहेगा तभी क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाले, ठीक है। और आपको पता भी चलेगा ये क्या इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ना है आपको, ठीक है दोस्तों। चलो, अब नेक्स्ट PD365 को कवर करेंगे, जो पॉलिटी की आई है, और पॉलिटी को भी डेप्थ में कवर करेंगे। पॉलिटी को तो मैं पूरा डेप्थ में कवर कराऊंगा, एक एक चीज़, ठीक है, स्टैटिक के साथ। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।